आईवीएफ नेचुरल प्रेगनेंसी से डिफरेंट किस तरह होता है? ये एक बाईपास होता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये ट्यूब का हाथ है, यहाँ अंडेदानी पड़ी है, यहाँ पे बीज बनता है, वो फिर वापस जाके यूट्रस में चिपक जाता है। हम उस ट्यूब का रास्ता छोड़ के हम नीचे का रास्ते से यूट्रस में बीज बना के रख देते हैं। आईवीएफ का जितना भी प्रोसीजर है, जितने भी इंजेक्शंस लगते हैं, कितने दर्दनाक हो सकते हैं? मेल ने तो सिर्फ सीमन देना है। वो बच्ची जो 15 दिन अपने पेट पे टीके लगते हैं, ये बारीक सी सिरिंज से, उसके बाद फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाती है और फिर वो बेचारी के ऊपर स्ट्रेस इतना होता है। बेबी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? उसकी ओवरी इतनी बड़ी हो सकती हैं, उसमें कोई 50 एग इधर और 50 उधर डेवलप हो सकते हैं। वो फिर पेट में थोड़ा पानी पड़ जाता है, लंग्स में थोड़ा सा पड़ सकता है। क्या मिथ्स हैं जो आईवीएफ बेबीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हों? हमारा लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने की बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी आदतें हैं जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है और हमें पीछे रूट कॉज नहीं पता होती कि बेऔलादी जैसा बड़ा मसला हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से हम आईवीएफ जैसी टर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये आईवीएफ क्या है, ये नेचुरल प्रेगनेंसी से डिफरेंट किस तरह है, आईवीएफ में कितना पेन होता है, किस तरह लेडी की बॉडी उस सारे प्रोसीजर से गुजरती है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, कितना पेनफुल हो सकता है, कितनी कॉस्ट आती है, ये सब डिटेल्स आज के इस पॉडकास्ट में आपको डॉक्टर समीना हक बताएंगी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गायनोकोलॉजिस्ट में। इसी के साथ साथ वो लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन भी है, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। आज हमने बात करनी है आईवीएफ पे कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी से डिफरेंट किस तरह होता है। बेटे, नेचुरल प्रेगनेंसी से तो बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन एक दफ़ा बीज बना के हम यूट्रस में रख दें, फिर ये नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। बच्चा पेट में ही बनता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, उसके बाद ये नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही होता है। लोगों का ख्याल है कि शायद टेस्ट ट्यूब बेबी किसी ट्यूब में बन रहा होता है या किसी लैब में बन रहा होता है और वहाँ से बना के माँ बाप ले आते हैं। ऐसा नहीं है। स्पर्म को हम एग में डालते हैं, बीज बनाते हैं और फिर हम वो बीज जो कि आँख से नज़र नहीं आता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, वो हम माँ के रहम में रख के और फिर उसको खुदाफिज कह देते हैं कि फिर वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो बीज लगाना है ज़मीन में, नहीं लगाना, ये अल्लाह की कुदरत होती है। आप कह रही हैं कि बीज बना के आप रख देते हैं, डॉक्टर्स रख देते हैं और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला पे है कि वो ज़मीन में जाएगा, वो पौधा बनेगा या नहीं बनेगा, वो अल्लाह ताला का सारा है। आप इसका ना प्रॉपर प्रोसीजर समझा दें स्टेप बाय स्टेप कि इसमें होता क्या है, आईवीएफ में किस तरह वो बीज बनाया जाता है, किस वजह से बनाया जाता है, मेल की साइड से प्रॉब्लम होता है या फीमेल की साइड से प्रॉब्लम होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ को टोटल समझना चाहती हूँ, मैं खुद भी समझना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस भी समझना चाहती है कि आईवीएफ एक्चुअली एब्रीवेशन से स्टार्ट करके मुझे प्रॉपर इसका प्रोसीजर समझना आपसे। बेटे, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वीवो और विट्रो। वीवो का मतलब है जो बॉडी के अंदर हो रहा है और विट्रो जो होता है वो होता है बॉडी से बाहर, जैसे कि लेबोरेटरी में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अंडे में स्पर्म गया और बीज बन गया, ये है फर्टिलाइजेशन। तो अगर तो वो बॉडी में हो रही है तो वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, और अगर वो बॉडी से बाहर कोई हो रहा है, किसी मशीन के जरिए हो रहा है या कि, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ओके, ठीक हो गया। ये तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये क्यों शुरू की गई कि वो कपल्स जिनके अंदर मेल में बहुत ज़्यादा कम स्पर्म्स हैं, जैसे कि 1 मिलियन है, क्योंकि नॉर्मल काउंट जो है वो तकरीबन 25 से 30 मिलियन हो, उसमें 60% एक्टिव हों और जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो 4% से ज़्यादा हों, तो वो एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस होता है। ये भी हम पहली काउंट में नहीं बताते, हम 3 कंसेक्टिव 2-2 हफ्ते के वक्फे से हम 3 सीमन एनालिसिस करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये वाकई एजोस्पर्मिया है या कम काउंट है या जो भी है। अगर काउंट बहुत कम है, जैसे 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, 1 मिलियन है और उसमें एक्टिव भी कम है या प्रोग्रेसिव कम है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। स्पर्म का एक हेड होता है, एक नेक होती है, एक टेल होती है। अगर टेल के डिसऑर्डर्स हों तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होता, वो
लंगड़ा के कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रहा होता है। हेड अगर सोलन है या बहुत कम छोटा सा है तो वो माँ के एग के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वो एक्रोसोम होता है, वो एक्रोसोम रिएक्शन होता है, वो सारा कुछ एक नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी सीमन एनालिसिस में आ जाता है। ये सीमन एनालिसिस में हम देख लेते हैं कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी करने के काबिल है सीमन के नहीं। पहले तो होता है मोटा मोटा काउंट, काउंट के बाद एक्टिविटी। ये हर नॉर्मल जो छोटी मोटी लैब है वो पेशेंट को, ये लड़के को बता देंगे कि आपका काउंट कितना है, कितने मिलियन है, प्रोग्रेसिव कितने हैं, ये हर कोई कर लेता है। उसके बाद डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है सीमन का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके हेड के कोई न्यूक्लियर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं मतलब देखने वाली, जो हम देखते हैं कि काउंट अच्छा होने के बावजूद इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। फिर अगर पेशेंट में फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसकी दोनों ट्यूबें काटी जा चुकी हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, उसको कहीं टीबी हुई, टीबी ने ट्यूबों को अफेक्ट किया, एक में एक्टोपिक हुई वो निकाल दी, दूसरी में एक्टोपिक हुई निकाल दी, या टीबी ने या किसी भी इन्फेक्शन ने इतनी बुरी तरह उसको ख़राब कर दिया, या एंडोमेट्रियोसिस ने उसको इतनी बुरी तरह डिस्टॉर्ट कर दिया कि वो एग उठाने के काबिल ही नहीं है। तो क्या होगा कि हम ऐसे केसेस में फिर बीज बना के रिट्रोग्रेड, देखें ये होता है बाईपास। आईवीएफ या इक्सी जो है ये एक बाईपास होता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये ट्यूब का हाथ है, यहाँ अंडेदानी पड़ी है, उधर से अंडा निकला है, ट्यूब ने उठाया है, ट्यूब के सेंटर तक स्पर्म्स आते हैं, यहाँ पे बीज बनता है, वो फिर वापस जाके यूट्रस में चिपक जाता है। अब फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल रास्ता बंद है, जैसे आप कभी ट्रैफिक ब्लॉक में एक नॉर्मल रास्ता बंद है तो आप एक बाईपास से जाएंगे ना, तो ये आईवीएफ इक्सी जो है ये एक बाईपास है, यानी हम उस ट्यूब का रास्ता छोड़ के हम नीचे का रास्ते से यूट्रस में बीज बना के रख देते हैं। ठीक है, जो ट्यूब में प्रोसेस हो रहा है बीज बनने का वो हम लेबोरेटरी में बना लेते हैं, यानी हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। वैसे तो औरत के 1 या 2 अंडे हर महीने ओवरी को फाड़ के बाहर गिरते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शंस लगाते हैं और ओवरी में एक तरफ 10-12 अंडे, दूसरी तरफ भी 10-12 फॉलिकल्स बना के, तो हम नीचे से अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक लंबी सी नीडल होती है, उस नीडल से हम पूरा फॉलिकल का फ्लूइड सक कर लेते हैं और उसको फिर हम देते हैं लैब में। वो ढूंढ के हमें बताते हैं कि उस फॉलिकल में एग था कि नहीं था। एग माइक्रोस्कोपिक होता है, वो नंगी आंख से नज़र नहीं आता, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकता है। अब आप ये देखें कि अगर स्पर्म काउंट भी ठीक है और बच्ची में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही, तो ये अननोन कॉजेज़ पहले कहते थे कि इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन ओरिजिन, हमें पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन अब पता नहीं वाली स्टेज से हम आगे गुजर चुके हैं। क्योंकि वो जो माइक्रोस्कोपिक एग है ना, उसका भी एक शेल होता है और वो उसको कहते हैं ज़ोना पेलूसिडा। वो ज़ोना पेलूसिडा कभी कभी इतना थिक होता है कि नॉर्मल स्पर्म भी उसके अंदर ड्रिलिंग करके नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, फिर एक इक्सी का तरीका आया, यानी इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इनोकुलेशन, ICSI, यानी हम एक बारीक सी एक नीडल होती है शीशे की, उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक इक्सी माइक्रोस्कोप होता है, वो ह्यूज एक माइक्रोस्कोप है और मैं उसको दुआएं देती हूँ जिसने वो माइक्रोस्कोप बनाया, अमेजिंग इजाद है वो अंडे को इतना बड़ा करके दिखाती है हमें, और ज़ोना पेलूसिडा भी नज़र आता है, जो स्पर्म जो कभी हमें नज़र ही नहीं आ सकता वो हमें मूवमेंट सारी नज़र आ रही है। फिर वो इतना फास्ट होता है कि हमारी नीडल में नहीं आ सकता, फिर हम स्लोइंग फ्लूइड डालते हैं, उनकी मूवमेंट को स्लो कर दिया जाता है, फिर उस नीडल में पिक करते हैं हम उसको एक सक्शन से। वो इतनी माइक्रो सक्शन होती है कि उसका कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत माइन्यूट प्रेशर रह जाता है, वो इसको इंजर किए बगैर अपने अंदर सक करता है और फिर जैसे ये एग है तो एग के अंदर जाके स्पर्म को रिलीज करके और वो नीडल बड़े आराम से ऐसे जैसे कोई चोर जाता है ना, हम चोर की तरह जाते हैं और वहाँ उसको डिपॉजिट कर, थोड़ी सी हिलचल जो है ना काम को ख़राब कर देती है।
तो हम्म। इसलिए उसको चोर की तरह जाके हम छोड़ के आते हैं और उसके बाद वो एग्स जो हैं वो हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। उस इंक्यूबेटर में माँ की पेट का माहौल उसको दिया जाता है, यानी उसी तरह का गैसेस का कॉम्बिनेशन, उसी तरह की न्यूट्रिशन, उसी तरह का फ्लूइड में वो इमर्स्ड होते हैं और उसके ऊपर एक ऑयल की शीट होती है कि वो ऑयल से एवेपोरेट ना हो जाए। मतलब उसके ऊपर ऑयल की लाइनिंग दे दी जाती है कि नीचे से कोई इवेपोरेशन ना हो। फिर हम उनको डे 3 पे देखते हैं, वो बीज बन जाते हैं, यानी कि वो डिवाइड हो रहे होते हैं। एक सेल से वो 2 में डिवाइड हो गया होता है, फिर वो 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, फिर वो एक मलबरी टाइप की चीज़ बन जाता है, जैसे वो शहतूत नहीं होता, उस तरह की चीज़ बनता है। उसके अंदर फिर वैक्यूलेशन शुरू हो जाती है सेंटर में। एक तरफ प्लेसेंटा का टिश्यू बन जाता है, एक तरफ बच्चे का एरिया होता है, इनर सेल मैस। वो इनर सेल मैस को तो हम नहीं छेड़ते। हमने अगर कोई मौरूसी बीमारी देखनी है कि इनके तो सब बच्चों में आ रही है और हमने देखना है कि इस एम्ब्रियो में है कि नहीं, तो एक लेज़र होता है हमारी लैब में। हम लेज़र कटिंग करते हैं एक सेल की, वो बायोप्सी हम बाहर के मुल्क भेज देते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है ये लड़का है, लड़की है, इसमें वो मौरूसी बीमारी है कि नहीं, मोंगोलिज्म है कि नहीं, और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज होती हैं, वो डायग्नोज हो जाती हैं। तो वहाँ से हम सेल लेके बाकियों को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। डे 5 पे ये सब कुछ हो रहा होता है और डे 5 के ऊपर हम वो जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत अच्छा होता है इम्प्लांट होने। डे 3 एम्ब्रियो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन डे 5 एम्ब्रियो जो है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी देता है। तो उस स्टेज पे हम उसको फ्रीज कर देते हैं। जैसे हमारे किसी पेशेंट के अगर 16 एम्ब्रियो बन गए हैं तो हम 2 उनमें से जो बेस्ट हैं वो हम इम्प्लांट कर देंगे 5th डे पे माँ के अंदर, और बाकी को हम फ्रीज कर देंगे। अगर उसने कंसीव कर लिया तो वो डिलीवर हो के जब बच्चा 1-1.5 साल का होगा, वो फिर हमसे रजू करेगी कि जी मेरे जो बाकी एम्ब्रियो आपने फ्रीज किए हुए हैं वो मैं कराना चाहती हूँ। इसमें अब बाप का रोल ख़त्म हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुके हैं, हमने सिर्फ एम्ब्रियो को थॉ करना है, यानी डी फ्रीज करना है। उसकी भी किट्स होती हैं, वो जापान से आती हैं, प्रॉपर किट्स होती हैं जिनसे हम उनको थॉ करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें भर के देता है कैथेटर में और फिर हम एक स्पेशलाइज्ड कैथेटर होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो फिर दबे पाँव हम जाते हैं यूट्रस में। अगर हमने थोड़ा सा, ये जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की सिंगापुर में, नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर, प्रोफेसर पीसी वोंग के साथ मैंने सारी, क्रेस्ट उनका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी ये सारी। तो वहाँ पे वो हमें बताते थे कि आप ऐसे अंदर जाएं जैसे दबे पाँव कोई चोर चोरी करने जा रहा है। अगर आपने यूट्रस के माउथ को किसी चीज़ से पकड़ लिया, डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, आपसे हो नहीं रहा और आपने उसको पकड़ लिया किसी चीज़ से, तो फिर आप समझें कि आधे चांसेस रह गए प्रेगनेंसी के। क्योंकि जैसे ही आप यूट्रस को टच करेंगे ना एबनॉर्मली, उसमें रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। वो हर चीज़ को बाहर गिराता है, वो रिदमिक मूवमेंट शुरू कर देगा कि ये क्या आ गया मेरे अंदर, मैं इसको बाहर गिराऊं। तो हर स्टेज पे इतनी डेलिकेसी है इस काम में, इतनी डेलिकेसी है कि आपने जाना है अंदर ऐसे कि पता ही ना चले यूट्रस को। और इसके लिए फिर हम जब स्टिमुलेशन शुरू करने से पहले हम एक साउंडिंग करके पहले ही देख लेते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ है। हम कैमरा डाल के यूट्रस में 1 महीना पहले हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हमारे सामने आए। तो ये जो एम्ब्रियोज आपने बताया कि जो 2 बेस्ट होते हैं वो आप उस टाइम पे इम्प्लांट कर देते हैं और उसके बाद जो बाकी होते हैं वो पड़े होते हैं जिनको आप हाँ, डीप फ्रीज कर लेते हैं हम और फ्रीज कर लेते हैं ना। ठीक है, फ्रीज कर लेते हैं और वो लाइक 2-4 साल के बाद अगर वो औरत चाहे कि भाई मैं दोबारा से प्रेगनेंसी चाहती हूँ, बिल्कुल। तो वो दोबारा से आप मेरी यूट्रस के अंदर जो है वो रखते हैं। तो ये जो एग फ्रीज हुए होते हैं, इनकी एक्सपायरी क्या होती है? कितने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है? ये 15-20 साल तो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर ये फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। 15 साल के बाद फिर हम कहते हैं कि फिर अगर कोई बहुत से लोग होते हैं, वो हम क्योंकि एवरी मंथ थोड़ा सा रेंट देना पड़ता है इनकी फ्रीजिंग का,
बहुत से लोग रखवा के चले जाते हैं और वो फिर वाली वारस ही नहीं बनते, उनके 2 बच्चे हो गए, वो आके पूछते ही नहीं हैं। तो हम तो उनको, वो तो ह्यूमन्स हैं, हम तो नहीं फेंक सकते। हम तो उनको करते जाते हैं फ्रीज़ उसके अंदर, क्योंकि एवरी मंथ उनके अंदर वो लिक्विड नाइट्रोजन भी ड्रम्स में डलती है, सब कुछ डलता है उसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ करते हैं उनको, और किट्स होती हैं बाकायदा। हम फिर बहुत सालों के बाद जब कोई भी आने को तैयार नहीं है, तो हम उनको लैब में देखते हैं कि कौन से इनमें से वाइबल रह गए हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं वाइबल होते फिर हम उनको थ्रो कर देते हैं। हम वाइबल फीटसेस को बाहर के मुल्कों में तो लोग फेंक देते हैं, बट टू मी इट्स लाइक किलिंग ह्यूमंस, तो मैं तो नहीं फेंकती। तो आप क्या करती हैं फिर? वो पड़े रहते हैं हमारे पास। कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं कि जी हमारे एम्ब्रियोज किधर हैं, हम छोड़ के गए थे। और जिनके नहीं आते तो वो क्या होते हैं फिर? जिनके नहीं आते फिर हम उनको कुछ अरसे, काफ़ी सालों के बाद हम लैब में देखते हैं ना कि वो वाइबल हैं कि नहीं, और अगर वो वाइबल नहीं है तो थ्रो कर देते हैं, वाइबल हैं तो फिर हम दोबारा फ्रीज कर देते हैं उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 15 इयर्स के बाद तो वो वैसे ही एक्सपायर हो ही जाएंगे। पता नहीं, कई तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो फिर भी वाइबल ही रहते हैं। ज़्यादातर ये उन कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत होती होगी जो एज जिनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और या आदमी की तरफ से कोई प्रॉब्लम होता है, या वैसे ही कोई प्रॉब्लम इंटरनली फीमेल या मेल में चल रही होती है, तभी मेरा ख्याल आईवीएफ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वरना तो सब नेचुरली ही प्लान करना चाहते हैं कि अगर नेचुरली ही प्लान हो जाए। नहीं बेटे, इसमें मैं चेक करूंगी एक बात को कि बहुत देर लोग हकीमों की दवाइयाँ, फलां दवाई, कश्ते खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं वो, और उसके बाद जब बच्ची 38 साल 39 साल की हो जाती है तो कहते हैं जी हमने हर चीज़ ट्राई कर लिया, अब इसका आईवीएफ कर दें। ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है, क्योंकि वो जिसका 1 मिलियन काउंट है, मैंने तो आज तक इम्प्रूव होते नहीं देखा। उसने अगर आईवीएफ कराना है, बच्ची के यंग एग्स में करवाए, उसके चांसेस ऑफ पॉजिटिव इज वेरी गुड। उसके पॉजिटिव प्रेगनेंसी आने के चांसेस 35 के बाद एकदम डिक्लाइन आता है। एबनॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है, प्रेगनेंसी का चांस डिक्लाइन करता है, बहुत कम हो जाता है फिर। तो जिनके हस्बैंड्स के काउंट बिल्कुल कम हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो यंग बच्ची जैसे कि 20 से लेके और 32 साल तक, ये 12 साल जो हैं, या 34 साल तक, ये 12-14 साल जो हैं, ये एक्सीलेंट एग्स होते हैं बच्ची के। उसके बाद 35 के बाद तो टोटल डिक्लाइन में चले जाते हैं। लकी लोग भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 40-40 साल की उम्र में भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। ज़्यादातर वो नहीं ठीक होते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि सीमन एनालिसिस में स्पर्म ही कोई नहीं होते, फिर हम उसके पीछे से जो टेस्टिकल्स हैं वो, या टेस्टिकल के ऊपर एक स्टोरेज एरिया होता है, एपिडिडमस हम उसको कहते हैं, जो टेस्टिकल में स्पर्म बनते हैं, फिर वो एपिडिडमस में स्टोर होते हैं, और फिर वो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उधर से वो बाहर निकलते हैं। तो जब हमें सीमन में कोई स्पर्म नहीं मिलता, तो फिर हम एपिडिडिमल एस्पिरेशन करते हैं, यानी ट्रांस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन। तो आज सुबह ही एक केस आया, उसमें बड़ी वो सास और उस लड़के की सास और बीवी वो दोनों आई उसको लेके। तो मैंने कहा कि क्या करता है? कहती है कि ये अकेला वारिस है बहुत बड़ी जायदाद का, और हमारी भी इकलौती बेटी है, बेटे तो थे उनके, तो हमने इसके साथ शादी की है। तो जब मैंने उनका सीमन एनालिसिस कराया तो वो 0 स्पर्म, उसमें कोई स्पर्म ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे के माँ बाप नहीं है, इसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, ये अकेला है दुनिया में, और हमारे अलावा तो इसका कुछ है, कोई है भी नहीं। तो रात से मैं उसके लिए दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे कि इसके स्पर्म्स मिल जाएं। तो आज सुबह सुबह हमने 7 बजे वो केस किया, और जब वो एपिडिडिमल एस्पिरेशन यूरोलॉजिस्ट ने की, पहले 2 सैंपल्स में तो मुझे लैब से जवाब आया कि जी अभी तक तो कुछ नहीं मिला हमें, लेकिन जो लास्ट 2 एस्पिरेट थे उसके अंदर वो कहने लगा कि इतने सरप्लस हमें स्पर्म्स मिल गए हैं कि अब हम इनको फ्रीज करने लगे हैं, और फिर लेटर ऑन हम उसका टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी कर देंगे। हर मसले का इलाज है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, करम तो अल्लाह ताला करेंगे तो ये चीज़ होगी। लेकिन हर मसले का इलाज है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें इस चीज़ को सीरियस लेके अपना प्रॉपर चेकअप करवा लेना चाहिए। अब ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत महंगा है, बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अगर बच्ची में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होता है,
उसके फाइब्रॉइड्स निकाले जा सकते हैं, यूट्रस की शेप ठीक की जा सकती है। दोनों ट्यूबें अगर पहले तो मैं ये डॉक्टर्स को भी मशवरा दूंगी, अपनी जो कलीग डॉक्टर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं ये इधर गांव में, छोटे शहरों में, कि अगर ट्यूबल रप्चर हो गया है तो जो दरमियान से रप्चर्ड है उसको निकाल के फ़ौरन उसी वक्त ट्यूबोप्लास्टी कर दें, क्योंकि हमारे मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते लोग आईवीएफ करवाना। तो मैं ये कहूँगी कि उसी वक्त जब अगर वो ट्यूब फटी नहीं है, फिर तो बहुत आसान है, उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं ब्लडलेस करने के लिए फील्ड को। वो बहुत ब्लड उसमें होता है और वो ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ लोगों को ट्यूबोप्लास्टी बड़ी मुश्किल लगती है उसमें, तो उसको ब्लडलेस करें आप। उसमें एड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन वो इंजेक्ट करके उसको ब्लडलेस करके, तो वो ट्यूबोप्लास्टी उसी वक्त हो सकती है, तो उसी वक्त सेव करें। लेकिन अगर दोनों ट्यूबें ख़त्म हो गई हैं और बच्ची अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो डेफिनेटली दूसरी शादी करेगा, वो तो हकदार है कि उसको बच्चे चाहिए और अफोर्ड भी नहीं कर सकते टेस्ट ट्यूब बेबी। डॉक्टर समीना, टेस्ट ट्यूब बेबी पाकिस्तान में कितनी कॉस्ट ले लेता है? मतलब सारा प्रोसीजर, बाद के भी चेकअप्स और ड्यूरिंग प्रोसीजर्स भी, ड्यूरिंग चेकअप भी, और ये टोटल कितनी कॉस्ट आती है इस पे? बेटे, बहुत से सेंटर्स ऐसे करते हैं कि उन्होंने एक कॉस्ट रखी होती है सबके लिए। ये मैं बता दूं कि जो सेंटर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते टेस्ट ट्यूब बेबी में। डिलीवरीज या जो सिजेरियन सेक्शंस या ये जो होती हैं करेक्टिव सर्जरीज होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली इससे उनको इनकम होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला सेंटर जो है वो यूजुअली इतना अर्न नहीं करता। मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी ने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो टीका है जिससे हम फॉलिकल बनाते हैं, वो 900 IU का जो टीका है वो कम से कम 80,000 रुपए का है। और अगर हम उसको हाफ डोज 450 लगाते हैं या 550, आजकल एक पेशेंट आ रही है उसको हम 550 IU लगा रहे हैं, क्योंकि वो अब 42 ईयर्स की हो गई है और उसकी ओवरीज बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गई हैं, ठीक है। उसको हम हाईएस्ट, एक भी बेबी नहीं है, तो उसको हम हाईएस्ट डोज लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि वो 80,000 में से तकरीबन 50,000 का टीका उसको डेली लग रहा है, ठीक है। तो अगर 15 दिन एक सिंगल टीका उसको लग रहा है 50,000 का, तो 15 दिन में तकरीबन 7.5 लाख तो इसी में एक टीके में चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम 12th डे से, या 1.2 सेंटीमीटर का जब फॉलिकल होता है, तो 15,000 या 10,000 का एक टीका ऐड किया जाता है इसमें, वो सेट्रोटाइड होता है। फिर वो 10,000 का जो टीका है वो 8वें दिन से, अगर वो तकरीबन 80-90,000 का वो हो गया। उसके बाद फिर ट्रिगर लगता है, वो भी काफ़ी महंगा टीका होता है, जिसके 36 घंटों के बाद हमने एग्स निकालने हैं। फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो आता है, बेहोश करता है मरीज़ को अंडे निकालने के लिए, उसकी अलग फ़ीस होती है। फिर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जिसने लैब में, हमने तो अंडे निकाल के देने हैं ना, अब अंडे निकालने के लिए जो स्पेशलाइज्ड नीडल होती है, वो एक जो है वो तकरीबन 20,000-25,000 की आती है। उसमें कई दफ़ा 2-3 नीडल भी यूज़ हो जाती हैं। फिर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जिस फ्लूइड में हमने वो एग्स निकालने हैं, वो फ्लूइड्स भी अमेरिका से और इधर-उधर से आते हैं, वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स होते हैं। उनके अंदर हमने वो लाखों का वो हो जाता है ख़र्चा। फिर जो नीडल्स होती हैं जिनसे हमने स्पर्म को उठा के अंडे में डालना है, एक नीडल अंडे को स्टेबल कर रही होती है और एक उसमें इंजेक्ट करी होती है। एक तरफ से हम उसको स्टेबल करते हैं ना, फिर उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो वो नीडल्स 10-10 हज़ार की एक नीडल है, कई टूटती हैं प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद जो इंक्यूबेटर्स हैं, उनकी हम हर जो चंद महीनों के बाद हम उनको चेक करवाते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं। एक इंक्यूबेटर के वो कई दफ़ा 1 लाख रुपए लेते हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर्स होते हैं, फिर आपका वियर एंड टियर होता है, फिर आपका जो फिल्टर्स में लग रहा है सीआरस में काम चला जाता है। हाँ, आप ये देखें कि ये जो लैब होती है उसकी वॉल्स हमने स्टेनलेस स्टील की बनाई हुई है कि उसमें से VOCs ना आए, वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स उसकी दीवारों में से ना आए, वो लगाया हुआ है। फिर एयर हैंडलिंग यूनिट होता है जो छत के ऊपर पड़ा होता है, बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो उसको एयर कंडीशनिंग भी करते हैं और उसकी हवा को भी कंटिन्यूसली साफ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास वो पार्टिकल काउंटर्स होते हैं जिनके अंदर हम
काउंट उनका देखते हैं। फिर हमारे पास टेम्परेचर चेक करने के लिए कि एम्ब्रियो जिस इंक्यूबेटर में रखा है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका पीएच बॉडी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका पीएच मीटर्स होते हैं, वो कई नीडल्स टूटती हैं। फिर आप समझें कि ये एक अलग ही दुनिया है कि जिसके अंदर फिर जो सर्जन है उसकी फीस है जिसने एग्स निकालने हैं, और फिर उसमें एनेस्थीसिया की दवाइयाँ हैं, फिर उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ लोग हैं, वहाँ नर्सेज हैं, वहाँ हेल्पर्स हैं, वहाँ पे ओटीए अटेंडेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं। तो ये बहुत महंगा एक शौक है जो हमने पाला हुआ है। शौक नहीं है, ज़रूरत भी है। अब किसी कपल के अगर औलाद हो ही नहीं रही तो वो तो फिर ज़रूरत के तहत आएगा ना। तो फिर ऐसा होता है कि जो सेंटर्स तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है कि जी हमने 8 लाख लेने हैं, तो जो यंग पेशेंट है जैसे कि वो 20-22 साल की बच्ची आ गई है, उसमें उन्होंने 75 यूनिट ही लगाने हैं, तो उसकी फ्लेयर में चली जानी है ओवरी, ठीक है। उधर से फिर वो जो बचत होती है वो फिर इन क्रॉनिक केसेस जो ओवरी रेजिस्टेंट है, फिर वो बैलेंस थोड़ा सा हो जाता है खर्चा। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे सेंटर पे हम जो यंग पेशेंट आया है, जितना खर्चा उस पे हुआ है हम उतना ही लेते हैं। जो ओल्ड एज में आई है और उसको जिसको ज़्यादा लगने हैं उनके फिर हम उनको बता देते हैं कि देखें आपके इस तरह हैं, आपके तो बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं। तो वो हम पेशेंट के मुताबिक एवरी पेशेंट हम फिर टेलर मेड खर्चा उनका जो इंडिविजुअलाइज करके हम उनको बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर समीना, ये जितने भी इंजेक्शंस, जितनी भी नीडल्स और जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, मेरे माइंड में एक सवाल आ गया उससे कि ये कितना पेनफुल हो सकता है? आईवीएफ का जितना भी प्रोसीजर है, जितने भी इंजेक्शंस लगते हैं हमें, वो कितने दर्दनाक हो सकते हैं? पेन का लेवल क्या हो सकता है? देखें, मेल ने तो सिर्फ सीमन देना है या उसको बेहोश करके उसके स्पर्म निकाल लेने। वो बच्ची जो 15 दिन अपने पेट पे टीके लगते हैं ये बारीक सी सिरिंज से, वहाँ तो कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, वो बेचारी पेट में 15 दिन वो टीके लगवाती है, उसके बाद फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाती है, और फिर वो बेचारी के ऊपर स्ट्रेस इतना होता है कि अब ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो टीके लगवाना, फिर अल्ट्रासाउंड हर दूसरे तीसरे दिन करवाना, तो इट्स क्वाइट अ हैसल। काफ़ी तकलीफ दे वो होता है वो जो पेट में टीके लगते हैं। आपके पास ऐसा कोई वियर्ड केस आया हो जिसकी बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई हो आफ्टर आईवीएफ भी, और उसको किस तरह डील किया, और इमोशनल काउंसलिंग उसकी किस तरह करते रहे? क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी माइंड की भी गेम है। क्योंकि हम, अगर मैं भी, खुदा ना खास्ता अगर मैं भी कभी लाइफ में ये चीज़ सोचूं, तो उसमें सबसे पहले बात जो माइंड में आपकी आ रही होती है, यार मैं ये एम्ब्रियो रखवा तो रही हूँ, पता नहीं ये बेबी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रिस्क में जा रही है चीज़। तो जो चीज़ एट रिस्क होती है ना, वो आपको वैसे ही एक थ्रेटेंड वाइब दे रही होती है बहुत ज़्यादा। तो उसको आपने किस तरह डील किया? बेटे, जितने पेशेंट्स इमोशनल स्ट्रेस में से जाते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं जाती हूँ। पता नहीं मैंने कितनी तहज्जुद में उनके लिए दुआएं मांगती हूँ, फिर जाके सारा वक्त मेरी जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो भी बड़ी दीनी है, दीनदार हैं, तो वो भी, हमारा तो पूरा अमला हर वक्त दुआएं मांगता रहता है कि ये हो जाए। और उसके बाद स्ट्रेस तो बहुत है, डॉक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और मुझे जब फ़ोन आता है पेशेंट का कि जी मैडम वो तो ब्लीडिंग शुरू हो गई है, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, फिर जो उसको फेस करना होता है ना, उसको बिठा के बताना कि क्यों ऐसा हुआ है, दैट इज़ वेरी पेनफुल। क्योंकि कई पेशेंट्स के पास पैसे ही उतने होते हैं, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वही होती है, और वो दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा पेनफुल है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 30 to 35%, मैक्सिमम 40, यंग पेशेंट में 50%। तो इसलिए ये हमें भी बहुत तकलीफ होती है जब हम ये अनाउंस करते हैं कि, और या अगर आज जैसे वो लड़के के स्पर्म ही ना मिलते, आप यकीन करें, जब मैंने उसको लड़के को बताया कि तुम्हारे स्पर्म मिल गए हैं, वो टेबल पे लेटा हुआ था, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसके आंसू टप टप गिर रहे थे, इतना प्यारा वो जवान लड़का, और वो रो रहा था कि मेरे स्पर्म मिल गए। तो कई दफ़ा एम्प्टी फॉलिकल्स होते हैं, कोई एग ही नहीं मिलता हमें, फिर उनको फेस करना इतना मुश्किल होता है, डॉक्टर को उनको सेटिस्फाई करना कि मैडम ये क्या हो गया, 15 फॉलिकल आप तो कहती थी कि बने हुए, एक भी अंडा नहीं मिला। तो ये सारी कुछ हमें फेस करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा फेस। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो गई, इतना खर्चा करके 9 वीक्स पे। अब मेरे पास कल ही एक पेशेंट आई
जापान से उसने 3 IVF करवाए, एक तो फेल हो गया, दूसरे में वो प्रेग्नेंट हुई, 9 वीक्स पे अबॉर्ट कर दिया, तीसरे में वो प्रेग्नेंट हुई, 14 हफ्ते में वो अबॉर्ट कर दिया। वो मेरे पास आए कि मैडम हम पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमें बताएं कि अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, हमारे हो जाती है प्रेगनेंसी। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो बायकॉन्वेट यूट्रस, 2 उसके हॉर्न्स। मैंने कहा आपकी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि ये बायकॉन्वेट है, इसमें तो होनी है आपके अबॉर्शंस। तो वो जापान में किया था उन लोगों ने। तो मैंने उनको जब बताया तो वो बेचारे अब लाइन अप हुए हुए हैं कि हमारा सेप्टम काट दें, वहाँ तो हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए भी कि मैडम वहाँ तो हमने 3 दफ़ा करवाया, अब हम यहाँ पे तो नहीं। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि हस्बैंड के स्पर्म टीसा से लिए हुए हैं और वो वहाँ फ्रोज़न है। अगर हमने यहाँ IVF करना है तो हमने, क्योंकि उसके तो स्पर्म सीमन में नहीं है, उसके तो हमने लेने ही पेशेंट के। तो वो कहने लगा कि मैडम अब मैं फिर से सर्जरी के उसमें जाऊं, मेरे तो स्पर्म वहाँ जापान में फ्रोज़न पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे अब दोबारा करवा लूँ, मुझे तो फिर खर्चा पड़ जाएगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सारी सिचुएशन बन जाती है। तो फिर वो उन्होंने कहा जी आप सेप्टल रिसेक्शन कर दें मेरी वाइफ का, तो हम फिर जाके उधर ही करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जब भी आप स्पर्म रखते हैं फीमेल यूट्रस में, तो मतलब एम्ब्रियो जो बनता है, ये ज़रूरी है कि वो सिंगल बेबी ही बनेगा कि ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के भी चांसेस हो जाते हैं? बेटे हम एज अ पॉलिसी 2 या मैक्सिमम 3 कभी रख देते हैं। जैसे उसके हैं ही 3, 2 बहुत अच्छे हैं, एक ज़रा उसकी क्वालिटी कम है, तो हम क्या करते हैं कि वो तीनों, लेकिन यूजुअली हम 2 से ज़्यादा नहीं रखते। तो जो अगर एक उसमें से बन रहा है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो स्प्लिट होके ट्विन्स हो जाते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन, जैसे एक ही चला है लेकिन वो स्प्लिट करके वो 2 बन गए, या दोनों चल पड़े तो फिर वो ट्विन्स हो गए। तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और हो सकता है दोनों ही चल जाएँ या दोनों स्प्लिट कर जाएँ, तो फिर वो क्वाड्रुप्लेट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला का काम है, हमारा इसमें कोई ख़ास रोल नहीं होता कि क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं, वो एक साहब आए हमारे पास कि मेरी वाइफ जो है उसके तो अब रिप्रोडक्टिव ईयर्स गुजर चुके हैं और मेरे भी स्पर्म्स नहीं हैं, तो अब हम क्या करें, हमारी जायदाद बड़ी है और हमें बच्चा चाहिए। तो हमने जब उनके स्पर्म्स देखे तो वाकई नहीं थे, वो भी हमने इसी तरह टीसे से निकाले, और लेकिन वो मिसेस के तो एग्स ही नहीं थे। हमने उनको बताया कि अगर आप एक वाइफ और आप शादी करते हैं तो हमें निकाहनामा ला के दिखाएं, फिर हम उस वाइफ का IVF फिक्स ही कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अपनी पहली वाइफ से बहुत शदीद मोहब्बत है और मैं सिर्फ ये ज़रूर इसके कहने पे मैं दूसरी वाइफ ला रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं। तो आप ऐसा करें कि IVF कर, क्योंकि नॉर्मली तो हो ही नहीं सकता था, वो हस्बैंड के स्पर्म्स ही नहीं थे, वो हमने निकाले। और उसके बाद जब एम्ब्रियोज बने तो हस्बैंड कहने लगा कि आप दोनों वाइफ्स में रख दें। अच्छा, ऐसा भी हो जाता ऐसा भी है हो कि सकता है, अगर हम एग किसी और फीमेल से ले रहे हैं, लेकिन वो मनकूहा हो उसी की। हाँ एग्जैक्टली, और वो आप किसी दूसरी फीमेल बॉडी में भी रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो वो एम्ब्रियोज जब बन गए, हमने उसकी कॉन्सेंट से, वो जो न्यू वाइफ थी उसकी कॉन्सेंट से हमने उसको हार्मोन दे के उसके यूट्रस को तैयार किया और उसके अंदर रखे, तो वो दोनों प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, वाह, तो यानी वो दोनों से बेबी माशाल्लाह हो गया। अच्छा, IVF बेबी के बाद साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मतलब बेबी डेवलपमेंट में कोई इश्यूज आ सकते कोई हैं? भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली लुई ब्राउन जो बच्ची पैदा हुई थी 1975 में, शायद वो पैदा हुई थी, शी इज़ नाउ ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड, 45-50 की है, और वो उसने शादी की, उसने नॉर्मली कंसीव किया, उसके नॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं, सिजेरियन से भी नहीं हुए। यानी IVF प्रेगनेंसी का भी नहीं, कोई ऐसा साइड इफेक्ट कोई नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है। जो पहली माँ थी टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी लुई ब्राउन की जो माँ थी वो फौत हो चुकी हैं, लेकिन लुई ब्राउन इज़ हेल्दी अलाइव, उसके 4 बच्चे हैं और वो नॉर्मल डिलीवर हुए हैं और उसने नॉर्मली कंसीव किया है। और इसकी डिलीवरी में भी कोई इशू नहीं आता? नहीं, वो तो एक नॉर्मल तरीके से, फिर बाकी सारे 9 महीने माँ के पेट में ही वो होगा ना, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। हमने सिर्फ बाईपास किया ना,
हमने तो एम्ब्रियो को सिर्फ बाईपास कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर समीना कि आईवीएफ के बारे में कोई मिथ्स है जो आप तो डेली सुनती होंगी कि नहीं भाई, पेशेंट्स आके बताते होंगे मुझे तो ये बताया गया, मुझे तो ये बताया गया, जो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या मिथ्स हैं जो आईवीएफ बेबीज के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर हो? नहीं, पहली बात तो ये है, वो आके कहती हैं कि जी वो ट्यूब रख दो। अच्छा। तो वो हम पूछते हैं कि जी कौन सी ट्यूब? और ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ट्यूब ਅਸੀਂ रखवानी है। तो ये है कि शायद एक कोई छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और वो अमेरिका से आता है और वो सिर्फ रख दिया जाता है और वो बच्चा तो नहीं चाहिए होता उन्हें। एक तो ये है जो उनको होता है। फिर वो दीन से दूरी बड़ी है, वो मियाँ के स्पर्म टीसा से भी नहीं मिले, ठीक है, फिर वो एक कज़न को ले आएगी, मैडम इसके ले लें। कोई समझ नहीं, कोई होश नहीं कि दीन हमारा इजाज़त नहीं देता ना डोनर एग लेने को ना डोनर स्पर्म लेने को, सिर्फ मियाँ के स्पर्म। और अगर उसकी 2 बीवियां मनकूहा हैं तो उसका स्पर्म दोनों के लिए हलाल है ना, तो वो एम्ब्रियो में जो स्पर्म है वो दोनों के लिए हलाल है, तो इसलिए हम एम्ब्रियो दोनों में रख सकते हैं। अगर कोई औरत मैरिड है और वो चाहती है कि किसी औरत के स्पर्म आ जाएं लेकिन वो उसके हस्बैंड की मनकूहा नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, वो हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। वैसे ये मतलब दीन में इसकी कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है बिल्कुल। हम तो बाईपास कर रहे हैं ना, मियाँ के स्पर्म ले रहे हैं, बीवी के अंडे ले रहे हैं, तो इसमें कोई मना नहीं है शरीयत में, ये अलाउ है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर बेउलादी या इनफर्टिलिटी आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं तो आपको ये वे भी अडॉप्ट करके देख लेना चाहिए। हाँ, साइड इफेक्ट हो सकता है अगर यंग बच्ची में हम थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। अगर 75 आयु की जगह अगर हमने असेसमेंट हमारी कोई अच्छी नहीं थी, हमने अगर 150 आयु देना शुरू किया तो उसकी ओवरी इतनी बड़ी हो सकती हैं, उसमें कोई 50 एग इधर और 50 उधर डेवलप हो सकते हैं। वो फिर पेट में थोड़ा पानी पड़ जाता है, लंग्स में थोड़ा सा पड़ सकता है, वो क्यूरेबल है, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होता है, लेकिन पूरा महीना लग जाता है उनको सेटल डाउन होने, कम से कम 15 दिन लगते हैं वो सारे सिंड्रोम को नीचे आते आते। आईवीएफ से पहले भी किसी किस्म की कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं जो आप सब टेस्ट करती हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, वो हम क्या होती हैं? उनका देख लेते हैं कि यूट्रस की शेप नॉर्मल है, उनके एग्स कैसे हैं, ओवरीज कैसी हैं, उनके अंदर कोई मौरूसी बीमारी तो नहीं है, फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, उनकी पूरी एक उनके जो फैटी एसिड्स वगैरह, उनके कोलेस्ट्रॉल, उनके सारा लिपिड प्रोफाइल, उनके लिवर के टेस्ट, ये सारा कुछ करवा के उनको कोई हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, वो सारी स्क्रीनिंग करके उसके बाद फिर हम हेल्दी जो फीमेल्स होती हैं उनका करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है उसमें फिर कोई लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आती हैं कि जिस तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में या नॉर्मल लेडी जब प्रेग्नेंट होती है वो जिस तरह की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रही होती है वैसी ही सेम इन्होंने तकरीबन वैसे ही होती है, लेकिन इसमें हम कुछ पेसरीज रखने को देते हैं पहले ट्राइमेस्टर में, कुछ इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा केयरफुल हो जाती हैं क्योंकि ये ज़रा प्रेशस प्रेगनेंसी होती है। फिर यूजुअली नॉर्मल डिलीवर नहीं हम करते क्योंकि ये खासी प्रेशस प्रेगनेंसीज होती हैं, तो ज़्यादातर हम 38 वीक्स पे इनको सिजेरियन से डिलीवर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यानी ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इसमें कम होते हैं? होते तो हैं, लेकिन क्योंकि ये एक जो नॉर्मल डिलीवरी है वो तो एक स्ट्रेस है ना बच्चे के ऊपर, नॉर्मल डिलीवर होना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए हम फिर कोशिश ये करते हैं कि 38-39 वीक्स पे अगर कोई नहीं है कॉम्प्लिकेशन तो हम उधर तक ले जाके सिजेरियन से डिलीवरी के बाद भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस किया कभी, मतलब एज अ IVF और दूसरा बच्चा एक ही तरह का होता है, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर समीना, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी? बेटे, मेरा मैसेज नए साल का यही है बच्चियों को, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग, बच्चियों के लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने कमरे में बच्चियां लिखें, जो मैरिड हैं यंग बच्चियां वो अपने किचन की दीवार पे लिखें, या जो ज़्यादा उम्र की औरतें हैं वो भी लिखें मी फर्स्ट फिनोमेना अपनी लाइफ में एंटर करें। आप पहले रखें अपने आप को, अव्वल तो लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं होता, अगर होता है तो सबसे आखिर में, कि कोई आएगा हमारा ख्याल रखेगा। सर दर्द हो रही है, वो जी मैंने बताया था 1-2 बार, किसी ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, भाई
सर दर्द आपको हो रहा है, आपकी रूह इस जिस्म में डाली गई है, आप रूह हैं, आप इस जिस्म को लेके चल फिर रहे हैं, ये जिस्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप जब तक इसका ख्याल नहीं रखेंगी, जब तक इसको लिस्ट में नीचे से उठा के अपना नाम ऊपर नहीं रखेंगी, मी फर्स्ट नहीं लिखेंगी, अपनी डाइट का पहले ख्याल रखें, अपने आराम का पहले ख्याल रखें, बाकी लोग बाद में आएंगे। ये मेरा पैगाम है हर औरत के लिए। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाए, उसमें कोई ट्रेस पास ना करे। आपका इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, हर चीज़ का जो है एक बाउंड्री होनी चाहिए, और उसके बाद उस बाउंड्री में आप रिलैक्स करें, मी फर्स्ट लिखें, अपना ध्यान करें। अगर आप हेल्दी हैं तो तभी आप आसपास के लोगों का ध्यान रख सकती हैं। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा और आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि ये IVF जैसी टर्म क्या है और इसमें किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से हेल्थ वाइज बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।